हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो बढ़िया रहेंगे आप सब। जैसा कि कल हमने देखा था कि सप्लाई का मीनिंग, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आज हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई में जैसे मैंने इनको चार पार्ट में डिवाइड किया है सप्लाई को। सप्लाई फर्स्ट पार्ट हमने समझ लिया कि वेदर सप्लाई कब कहेंगे, तो सप्लाई के लिए अगेन हम रिपीटिंग जो हमने कल पढ़ा था। सप्लाई में हमको तीन चीज चेक करना होता है। वी हैव टू डू एबीसी टेस्ट। एबीसी, ए मींस एक्टिविटी, वेदर एक्टिविटी है कि नहीं है। एक्टिविटी इंक्लूड्स लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम लोग कुछ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है इनका। सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर और लीज, रेंटिंग, डिस्पोजल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है बस। एंड सेकंड इज बी मींस बिजनेस, वेदर वो बिजनेस में है या फिर फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है। एंड सी इज कंसिडरेशन, वेदर जो सर्विस हुआ है, सप्लाई सर्विस और गुड्स का सप्लाई हुआ है वो फॉर कंसिडरेशन है कि नहीं है। एंड एक्सेप्शनली फोर्थ कैटेगरी ऐसी है जो इवन दो एफओसी है, मींस फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको भी सप्लाई कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। और वो कौन सी है आपको पता है, आरबीआई की एजेंसी। आर मींस रिलेटेड पर्सन एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। एंड देन बी मींस बिजनेस एसेट का परमानेंट ट्रांसफर। देन सी आरबीआई, आई मींस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इवन दो एफओसी फॉर बिजनेस यूज। ठीक है बस। और देयर आल्सो फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, लाइक आउटसाइड कोई यूएसए में मेरा कोई रिलेटेड पर्सन रहता है, उससे मैंने सप्लाई किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है एंड आई एम यूजिंग फॉर बिजनेस पर्पस। देन एजेंसी मींस प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप। And now today we are entering to second part, which is like very interesting. कैसे इंटरेस्टिंग है? बिकॉज ये है कुछ सम क्लैरिफिकेशंस है बाय द डिपार्टमेंट, मतलब जीएसटी लॉ ने क्लैरिफिकेशन किया है कि इस केस में हम लोग इसको सप्लाई ऑफ गुड्स कंसिडर करेंगे या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसा हमने देखा था गुड्स का डेफिनेशन, गुड्स इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट डिसमेंटलिंग। ठीक है बस। तो ये था गुड्स का डेफिनेशन। एंड आज हम लोग पढ़ रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। सो हम लोग को पता है गुड्स का, तो हम लोग ऑलरेडी गुड्स ही समझेंगे, नहीं बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका मैं सेल कर रहा हूँ, सेल मींस ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूँ, इन दैट केस वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। उसी को अगर मैं ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज कर लूँ किसी को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार है और मेरा कार का ही बिजनेस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को कार पूरा सेल नहीं करके यूज करने के लिए दिया, एक ट्रिप के लिए दिया, तो जब तक वो ट्रिप कंप्लीट करने के बाद में कार तो मेरे को वापस दे देगा। It means what I did, I didn't transfer my ownership. What I did, I just provided a service. My कैब का सर्विस मैंने दिया उसको, तो वो कहा जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है बस। एंड द थर्ड थिंग इज बिजनेस असेट। सो बिजनेस असेट केस में हमको याद रखना है, अगर वही असेट को हमने परमानेंट ट्रांसफर किया है, इट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर मैंने उसको टेम्परेरी ट्रांसफर किया है, इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देन सेकंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, विच इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे इंटरेस्टिंग है आपको पता होगा, जब हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग, लीजिंग तो आपको पता है, रेंटिंग और लीजिंग टू एनी ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आप बताइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को मैंने परचेज किया, लाइक सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, व्हाट यू लाइक, आप लोग क्या बोलेंगे उसको? आप लोग समझेंगे ये गुड्स है, बिकॉज हमको एक गुड्स का मीनिंग है, हम लोग को दिख रहा है कि वो क्या बोलते हैं ना, फ्लैट दिख रहा है। सो फ्लैट को वैसे तो वो मूवेबल नहीं है, बट आप लोग उसको मे बी गुड्स देख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे उसको क्लैरिफाई किया गया है कि इफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और उसको सेल किया गया है, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अगेन आई एम रिपीटिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी and which has been sold will be considered as supply of service, no goods part. ठीक है बस। then sale of completed or constructed property, जिसपे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया या फिर पोजीशन हो गया, मींस जो ओनर है उसने पोजीशन ले लिया है, अगर उस प्रॉपर्टी का सेल हुआ है, वो कंसिडर किया जाएगा एज ए नो सप्लाई। मींस ना तो वो गुड्स है ना ही सर्विस है, तो वहां पे जीएसटी का कोई क्वेश्चन राइज नहीं होता, नो नीड टू पे जीएसटी। ठीक है बस। देन नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड एंड नेक्स्ट इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी आपको शॉक लगेगा मे बी, बट अगर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को मैंने टेम्परेरी ट्रांसफर किया है, सिंपल, जहां पे टेम्परेरी वर्ड आया, टेम्परेरी मींस मैंने किसी को यूज करने के लिए दिया है, तो वो सर्विस का ही पोर्शन बनेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। बट जहां पे मैंने इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को परमानेंट ट्रांसफर किया है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी फॉर परमानेंट ट्रांसफर विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, बिकॉज ये सब बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है। आपको पता चल रहा है डिपार्टमेंट ने, मतलब जीएसटी लॉ में ये क्लैरिफाइड क्यों किया गया, बिकॉज हम लोग फर्स्ट टाइम या फिर एक लिटरल माइंड से देखेंगे तो इट विल बी कंसीडर्ड एज लाइक, हम लोग उसको इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को हम लोग सर्विस कहेंगे, बिकॉज सॉफ्टवेयर है एक तरह का। वैसे ही में इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या आता है, एक तो पेटेंट आता है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में। सो पेटेंट अगर मैं किसी को यूज करने के लिए दे रहा हूँ, तो उस पर मैं क्या कमा रहा हूँ, आई एम अर्निंग रॉयल्टी इनकम। सो वो क्या हो गया, एज सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। बट वही पेटेंट मैं अगर किसी को परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस बोलता हूँ कि नहीं मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ,
आप पूरा ये पेटेंट यूज कीजिए एंड आप ही पूरा बिजनेस कीजिए, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। देन द फोर्थ पार्ट है वो है कैटेगरी इसमें सॉफ्टवेयर का। अगर सॉफ्टवेयर जैसे आपने देखा होगा आजकल जो एजुकेशन इंडस्ट्री पूरा मूव हुई है ऑनलाइन बेस पे, सो ऑनलाइन पे बहुत सारे ऐसे कुछ क्लासेस हैं जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करवाते हैं। सो इन दैट केस अगर उन्होंने कस्टमाइज करवाया है तो उसको कहा जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। और अगर वही क्या हुआ है कस्टमर नहीं, रेडीमेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, अगर वो मैंने बाई किया है और मैंने अगर टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है, मींस टेम्परेरी यूज कर रहा हूँ, इन दैट केस तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। अगर मैं उसी को परमानेंट ट्रांसफर किया गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। सॉरी। सो ये हो गया पार्ट टू। पार्ट टू में 4 चीजें इंक्लूड की गई है, 4 कैटेगरी है। फर्स्ट मोबाइल प्रॉपर्टी, सेकंड इमोबाइल प्रॉपर्टी, एंड थर्ड इज लाइक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, एंड द फोर्थ इज सॉफ्टवेयर। तो ये आपको याद रखना है कि किन किन केसेस में इसको वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस काउंट करेंगे, ठीक है। सो हमने फर्स्ट पार्ट हो गया सप्लाई का, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग विच इज लाइक नो सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट, जैसे सर्विस टैक्स में भी था हमारे अर्लियर टैक्स में कि कुछ ऐसे सर्विसेज और गुड्स है जिनको कुछ भी नहीं माना गया है, वेदर मतलब उनको सप्लाई कैटेगरी में इंक्लूड ही नहीं किया गया है ताकि उस पर जीएसटी आया ही नहीं। देन द फोर्थ इज कंपोजिशन सप्लाई, सॉरी कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, जो कि हम लोग ये दोनों पार्ट थर्ड एंड फोर्थ कल देखेंगे, ठीक है बस। सो आज मैं आपको कुछ जीएसटी के जो है हमारे मेन लाइक जीएसटी के थंब रूल्स होते हैं कि जीएसटी का मतलब क्यों, कौन कौन से प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है, कौन कौन से प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है। वैसे एग्जेम्पशन का पूरा एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स 5, जिसमें अराउंड 100 ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है और 150 के अराउंड गुड्स है वो एग्जेम्प्टेड है जीएसटी के परव्यू से, वो हम लोग आगे देखेंगे। आज मैं जस्ट एक आपको थंब रूल दे रहा हूँ। थंब रूल क्या है, जीएसटी जो है नीड बेस पे है, अगर किसी भी चीज का नीड है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर डिजायर है कोई भी वस्तु का या सर्विस का तो उस केस में जीएसटी लगेगा। इट मीन्स अगर कोई भी नीड है, नीड वाले प्रोडक्ट होते हैं जैसे हेल्थ केयर हो गया, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, देन ये आपने देखा होगा सेल ऑफ कंप्लीटेड और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग क्या है कि ये नीड है आदमी का। हमने देखा होगा रोटी कपड़ा मकान, तो जहां जहां पे नीड आता है किसी आदमी का, जरूरत होता है, उस जरूरतों पे जीएसटी नहीं लगाया गया है। और अगर वही डिजायर बन रहा है, मीन्स किसी की इच्छा है करने की, चाहत होती है कि यार मैं एक बार मतलब मूवी देखने जाता हूँ, ये भी एक तरह की डिजायर है। देन सेकंड आई कैन लाइक मैं कोई एंटरटेनमेंट शो पे जाऊँ, वो भी एक डिजायर है। या फिर कुछ मतलब अपने घर को फर्निश करवाऊँ, तो ये लाइक इट इज नॉट बेसिक नीड। जो जहाँ पे बेसिक नीड का सवाल आता है वहाँ पे जीएसटी नहीं है, और जहाँ पे डिजायर है वहाँ पे जीएसटी का इम्प्लीकेशन रहेगा। 99% आपका ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है काम करेगा, 1% एक्सेप्शनल हो सकता है जहाँ पे स्पेसिफाई किया रहेगा। एंड सेकंड इज रिसिपिएंट कौन रहेगा सप्लाई का। सो ऑलवेज रिमेंबर रिसिपिएंट विल बी द पर्सन हु इज पेइंग कंसिडरेशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रिंसिपल। आप कभी भी जीएसटी में रिसिपिएंट के मामले में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर रिसिपिएंट कौन रहेगा, रिसिपिएंट वो रहेगा जो कंसिडरेशन पे कर रहा है, उसको आप हमेशा रिसिपिएंट काउंट करोगे और उसके अकॉर्डिंग चलोगे। सो ये कुछ 2 टिप्स हो गए जीएसटी के लिए। एंड फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है थर्ड एंड फोर्थ, वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स अ लॉट गाइस, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू।